बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स फ्रॉम अमेरिकन लिटरेचर। जो पोएम है द ब्रिज टू ब्रुकलिन ब्रिज बाय हार्ट क्रेन। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है। इस पोएम पे ऑलरेडी मेरी एक वीडियो बनी है जिसमें मैंने हार्ट क्रेन की शॉर्ट बायोग्राफी, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, क्योंकि ये इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, टू ब्रुकलिन ब्रिज का एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। सो आपने उस वीडियो को ज़रूर देखना है और इस पोएम के की पॉइंट्स डिस्कस किए थे। आज की वीडियो में हम टाइटल सिग्निफिकेंस, पोएम की समरी, थीम्स और सिंबलिज्म को डिस्कस करेंगे। सो टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। टू ब्रुकलिन ब्रिज। The addition of to Brooklyn Bridge in the title indicates a sense of detection or address. Crane approaches the bridge as a tangible entity worthy of praise, celebration, and exploration. The two suggests an intimate relationship between the speaker and the bridge, as if addressing a dear friend or an object to a reverence. देखो ये पोएम यहाँ पे इस लाइन का मतलब क्या है, इस पूरे पैराग्राफ का मतलब क्या है। ये पोएम इस चीज़ को शो करता है कि जो हमारे पोइट है और ये जो ब्रिज है इसका आपस में एक कनेक्शन है। पोइट उसको एज अ फ्रेंड की तरह कंसिडर करता है, इसीलिए ये क्या पोएम का नाम क्या है, टू ब्रुकलिन ब्रिज। ठीक है, तो इट मीन्स पोइट जो है, जो ब्रिज है, जो ब्रुकलिन ब्रिज है, उसको एज अ फ्रेंड की तरह कंसिडर करता है, उससे मुखातिब है, उससे बात कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है हमें। ये जब हम इसकी समरी डिस्कस करेंगे आपको बेहतर समझ आएगी। बाकी इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और इस पोएम से रिलेटेड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं पेपर में आने की। Specificity of Brooklyn Bridge. By specifying the Brooklyn Bridge in the title, Crane highlights the particular significance of this iconic structure. The Brooklyn Bridge, a remarkable engineering feat of its time, represents progress, urbanization. Overall, इस पूरे पैराग्राफ का मतलब ये है कि जो ब्रुकलिन ब्रिज है ये किस चीज़ को सिम्बलाइज़ करे, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करे, ये मॉडर्निटी को। उस वक्त जब ये ब्रिज बनी थी अमेरिका में, सो इट मीन्स ये लाइक अमेरिकन एम्बिशन को, अमेरिकन कनेक्टिविटी को, मर्जिंग ऑफ डिस्परेट एलिमेंट्स। मींस ये जो ब्रिज बनाई गई थी उस वक्त क्या हुआ था, जो अर्बनाइजेशन थी, जो सिटी थी, उसमें एक किस्म की प्रोग्रेसमेंट होने लगी। Geographic and cultural context. Mentioning Brooklyn in the title further grounds the poem in a specific location and cultural context. Brooklyn at the time of the poem's writing represent a distinct identity separate from Matnan, ये एक जगह का नाम है। The title acknowledges the unique character and significance of Brooklyn as a vital part of the poem's thematic exploration. ये obviously अमेरिकन के कल्चर, ये इस चीज़ों से भी रिलेटेड है, ठीक है, क्योंकि अमेरिका उस वक्त लाइक अंडर डेवलप था, लेकिन उस इसके साथ साथ इसकी डिफरेंट ऐसी चीज़ें थी जो उसमें ये अपने आप को मना रहा था। जिस तरह ये ब्रिजेस बनाना, इस तरह इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज़ बनाना और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें थी। जब इसने बनाना स्टार्ट की, तामीर करना स्टार्ट की, तो उससे क्या हुआ, एक किस्म की मॉडर्निटी आई, एक किस्म का जो है लाइक प्रोग्रेसमेंट आई पूरी दुनिया में। और उस वक्त एक चीज़ चल रही थी, जब मैं इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैंने आपको बताया था, ग्रेट डिप्रेशन का दौर था। ग्रेट डिप्रेशन का दौर मींस, ग्रेट डिप्रेशन उस चीज़ को कहा जाता है जब इकोनॉमिकल या जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, लोग भूख अफलास से मरते हो। तो उस वक्त वो कंट्रीज़ तरक्की करते, वो कंट्रीज़ को जो प्रोग्रेसमेंट मिलती है जो ऑलरेडी थोड़ी बहुत स्टेबल हो, तो उसमें अमेरिका भी आता है। ठीक है, तो इट मीन्स इट आल्सो रिप्रेजेंट्स देयर कल्चर, कि इनके कल्चर उस वक्त रिच थी, जो अमेरिकन कल्चर थी वो रिच थी। फिर उसके बाद है इंटरटेक्चुअलिटी। द टाइटल स्ट्रक्चर द ब्रिज टू ब्रुकलिन ब्रिज क्रिएट्स एन इंटरटेक्चुअल रेफरेंस टू वॉल्ट व्हाइटमैन पोएम। ये इसमें ये बताया गया है कि ये एक हमारे पास एक पोइट थे जिसका नाम है वॉल्ट व्हाइटमैन, उसका भी एक पोएम है क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी। तो ये उससे भी लिटिल बिट लाइक इसको सिंबलाइज़ किया गया, इसको जो है कनेक्ट किया गया है जो हमारे पोइट है क्रेन। सो ये जो है उससे भी रिलेटेड थोड़ा बहुत हमें बता देता है इस पोएम में। सो ये पोएम की ट्रांसलेशन है, ये आप लोग देख लीजिएगा। पोएम तो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए लिख दिया है, लेकिन इसकी हम समरी डिस्कस करेंगे क्योंकि ये पोएम बहुत बड़ा पोएम है। सो इसकी अगर आप समरी समझेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, टाइटल सिग्निफिकेंस और की पॉइंट्स, तो जब आप इस चीज़ों को समझेंगे आपको ईज़िली इस पोएम की समझ आ जाएगी कि इस पोएम में है क्या। टू ब्रुकलिन ब्रिज is a celebrated poem by Hart Crane, an influential American poet of the early 20th century. ये 20th century के एक इम्पोर्टेंट राइटर्स थे, ठीक है, राइटर थे। बाकी आप इसके अगर आपने इसकी बायोग्राफी पढ़नी है तो वो भी मैंने पहली वीडियो में डिस्कस किया है, वो आप लोग देख लीजिए। और 20th सेंचुरी के इम्पोर्टेंट राइटर थे।
ये जो पोएम है ये पब्लिश हुआ था 1930 में, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क कंसिडर किया जाता है और इसमें आपको डिफरेंट थीम्स देखने को मिलेंगे जो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। द पोएम बिगेन्स विद अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ब्रिज इटसेल्फ। पोएम किस चीज़ से स्टार्ट होता है? ब्रिज की डिस्क्रिप्शन से, ब्रिज के बारे में बताया जाता है, which is depicted as a majestic and towering structure spanning of ईस्ट रिवर। ये उस साइड पे वाक़या है, ठीक है। मीन्स ये पोएम, ये जो ब्रिज है ये उस साइड पे जो है लाइक कंस्ट्रक्ट किया गया है, रिवर साइड पे। क्रेन emphasizes the bridge significance by portraying it as a symbol of human achievement and progress। तो ये किस चीज़ को सिम्बलाइज़ कर रहा है? क्रेन, जो हमारे हर्ट क्रेन है, जो पॉइंट है, वो ये बताता है कि ये इंसान की प्रोग्रेसमेंट है, कि इंसान जो है वो अब इतना तरक्की उसने कर लिया कि वो चीज़ों को कंस्ट्रक्ट कर सकता है। He describes it as a wave, suggesting its interconnectedness and the intricate design of its structure. The bridge is portrayed as a fusion of art, engineering and inspiration, evoking a sense of awe and wonder। तो इसमें क्या है, ये किस्म का आर्ट भी है, ठीक है। ऑब्वियसली उस वक्त लाइक चीज़ें जो हमारे पास जो आजकल फैसिलिटीज़ है, इतनी फैसिलिटीज़ उस वक्त नहीं थी, लेकिन फिर भी इस तरह ब्रिज को बनाना, ब्रुकलिन ब्रिज को बनाना, तो ये बहुत बड़ी बात थी उस वक्त। Crane then delves into the historical context surrounding the construction of the bridge. He references the past, relating to the workers who toiled relentlessly to build this monumental structure। अब यहाँ पे उन वर्कर्स की भी बात हो रही है। ये मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ये आप जो पूरे पोएम है इसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई है। जब आप इसकी लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन करेंगे, देखेंगे तो आपको बेहतर समझ आएगी, लेकिन ये मैं आपको समरी बता रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपके उस लाइन में डिस्कस होंगे। तो उसमें जो है लाइक ये जो वर्कर्स है उनके बारे में बताता है कि ये इन्होंने एक मोनूमेंटल जो स्ट्रक्चर दिया था, ये जो ब्रिज का एक स्ट्रक्चर था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था और लोग आज भी उस ब्रिज को याद रखते हैं। देयर लेबर इज़ डिफेक्टेड एज अ हीरोइक इंडोर। देखो उनको हीरोइक कहा है, ठीक है, करेक्टराइज बाय देयर डिटर्मिनेशन एंड सेक्रीफाइस। द पोएम एक्नॉलेजेस द चैलेंजेस फेस ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन। बहुत से चैलेंजेस का सामना किया गया जब ये ब्रिज कंस्ट्रक्ट हो रही थी। इट इंक्लूडिंग द लॉस ऑफ लाइफ, इससे बहुत से लोगों की जानें चली गई, ठीक है। बट इट आल्सो एम्फसाइजेस द ट्रम्पेट ऑफ ह्यूमन एम्बिशन ओवर एडवर्सिटी। लेकिन जाने तो चली गई, लेकिन ये जो ब्रिज है ये रुकी नहीं और इस तरह ये ब्रिज जो है कंस्ट्रक्ट हो गई थी। थ्रू आउट द पोएम क्रेन एम्प्लॉयज vivid and rich imagery to convey the bridge's magnificence. He describes the bridge as a burnished throne and a titanic toy, elevating it to a mythical and larger than life status. The language used is often lyrical and metaphorical, evoking a sense of grandeur and reverence। तो इस पोएम की जो लैंग्वेज है वो ऑब्वियसली लिटिल बिट डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी यूज़ हुए हैं इस पोएम में, लेकिन ये जो है रिच है, अमेरिकन कल्चर से रिच है और इसमें आपको बहुत से ऐसे वाक़यात के बारे में बताया गया जो उस वक्त वहाँ हुए थे, ठीक है। और इसको जो है लाइक यहाँ पे जैसे लिखा है, ही डिस्क्राइब द ब्रिज एज अ बर्निश्ड थ्रोन एंड अ टाइटैनिक टॉय। टाइटैनिक का आपने सुना है, जो एक शिप थी, ठीक है, उसकी अगर आपने मूवी देखी है तो आपको बेहतर पता है कि टाइटैनिक में क्या हुआ था। तो ये भी एक किस्म का लाइक उस वक्त लोगों की, जब वो टाइटैनिक, मैं अगर आपको टाइटैनिक शिप के बारे में बताऊँ, जब टाइटैनिक शिप बनाया गया था तो लोग हैरान हो गए थे, ठीक है, लेकिन वही टाइटैनिक शिप जो है आखिर में डूब गई। सेम टू सेम ये जो ब्रिज है ये भी बिल्कुल लोग देते हैं, जब इसको बनाया गया तो लोग, इससे बहुत से लोगों की जानें भी चली गई, लेकिन एक किस्म के लाइक जो लोग थे वो हैरान भी हुए कि इतना खूबसूरत पुल कोई कैसे बना सकता है, जो वहाँ पे जो लेबर्स थे, जो मज़दूर थे। Additionally, Crane explores the transformative power of the bridge. He suggests that it serves as a unifying force, bringing together the diverse and bustling cityscape of Brooklyn and Manhattan। अब यहाँ पे जो पुल बनाया गया है तो ये ओबियसली एक सिटी जगह पे बनाया गया, एक शहर की जगह थी, वहाँ पे बनाया गया। द ब्रिज बिकम्स अ मेटाफोरिकल conduit between past and present, unifying history and progress। It is also portrayed as a gateway to new possibilities and a metaphor for human aspiration and ambition। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है, जब आप कुछ कंस्ट्रक्ट करते हैं तो आपको एक किस्म की मोटिवेशन भी मिलती है। तो यहाँ पे पॉइंट हमें क्या बता रहा है कि ये जो ब्रिज कंस्ट्रक्ट की गई है तो ये इससे लोगों को जो है लाइक एक किस्म की एस्पिरेशन, या जो हम कह सकते हैं कि एक दूसरे को इंस्पायर कर सकता है कि आप लोग भी इस तरह काम कर सकते हैं, एक किस्म की एम्बिशन है।
In the final section of the poem, Crane addresses the bridge directly, personifying it and imbuing it with a sense of spirituality. He speaks of the bridge as a living entity with a soul. कहता है कि जो ब्रिज है ये बिल्कुल इंसानों की तरह, जिसके अंदर एक सोल है, ठीक है, उसके साथ इसने कंपेयर किया है, इंसानों के साथ. कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू द वर्ल्ड अराउंड इट. इस तरह जिस तरह इंसान जो है एक दूसरे को रिस्पॉन्स करते हैं, ये ब्रिज भी जो है बिल्कुल इंसानों को या जो आम लोग उस पर चलते हैं, वो जो है जो ब्रिज है वो इसको रिस्पॉन्स कर सकते हैं. He declares that the bridge is more than a mere structure, it is a symbol of hope and embodiment of the human spirit. तो इसका जो स्ट्रक्चर है उसको जो है सिम्बलाइज़ किया गया है होप के साथ और ह्यूमन स्पिरिट के साथ. अब इसके अगर थीम्स की बात करें इस पोम की, सबसे पहला थीम है हमारे पास कनेक्टिविटी एंड ट्रांसेंडेंस. The poem celebrates the Brooklyn Bridge as a symbol of connectivity, both physical and metaphorical. It represents the bridging of gaps, the union of disparate elements, and the potential for transcendence. Crane explores the transformative power for human connections and the possibility of transcending limitations. तो यहाँ पे इन लाइन में भी यही बताया गया है कि ये इंसान की जो एक किस्म की पावर थी और इंसान एक दूसरे से जिस तरह कनेक्ट थे, तो ये तब पॉसिबल हुआ, तब ये ब्रिज बनाई गई थी, ठीक है. एक किस्म की कनेक्टिविटी थी इंसानों के अंदर. तो अगर ये चीज़ आज भी आपके अंदर है तो आप बहुत से काम कर सकते हैं. मीन्स एक ग्रुप वर्क था. अब पुल तो एक बंदा नहीं बना सकता, ये एक ग्रुप वर्क था. मीन्स बहुत से लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया थे, बहुत से लोगों की जानें भी चली गई, लेकिन फिर भी ये पुल नहीं रुका. फिर भी लोगों ने इसको जो है कंस्ट्रक्ट किया था. मॉडर्निटी एंड टेक्नोलॉजी, इस पूरे जो थीम है इसका मतलब ये है कि दुनिया में अभी आप देखो कितने जो बिल्डिंग्स है, जो बड़े बिल्डिंग्स हैं वो कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं और आपको देखने को मिलेंगे फ्यूचर में भी. तो उस वक्त इस तरह पुल का तामीर करना, ये 1800 की बात है, ठीक है. तो 1800 में इस तरह पुल तामीर करना ये बहुत बड़ी बात थी, ठीक है. 1800 के मिड था या 1800 था, इस तरह था. तो ये किस चीज़ को सिम्बलाइज़ कर रहा है, किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस चीज़ को शो कर रहा है? मॉडर्निटी को, टेक्नोलॉजी को, ठीक है. 20th सेंचुरी जिस तरह अभी आजकल आप देख रहे हैं कि दुनिया किस तरह तरक्की कर रही है. मिथ एंड हिस्ट्री. क्रेन ड्रॉन्स अपॉन मैथोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल रेफरेंसेस टू एक्सप्लोर. तो इस पोएम में क्या है, इसमें डिफरेंट जो हिस्ट्री है, जो चीज़ें हैं वो भी डिस्कस, जिसमें हमारे पास इन्होंने ग्रीक मैथोलॉजी को भी डिस्कस किया है, बिब्लिकल नैरेटिव्स ये भी डिस्कस हुए, अमेरिकन हिस्ट्री को डिस्कस किया इस पूरे पोएम में. फिर हमारे पास जो थीम है लव एंड डिज़ायर. द थीम ऑफ लव एंड डिज़ायर इज इंटरवेंड थ्रू आउट द पोएम. Crane explores romance and sexual longing as a fundamental aspects of the human experience. Love is depicted as a driving force and intense desire for connection and unity. तो इसको जो है लव और डिज़ायर का भी कह सकते हैं, एक किस्म का थीम हम निकाल सकते हैं. ये किस तरह इंसान जब किसी चीज़ को बनाने के लिए कोशिश करता है तो एक किस्म का लव भी क्रिएट होता है, एक किस्म की डिज़ायर होती है. सो सेम टू सेम जो मज़दूर वहाँ पे काम कर रहे थे, ये भी इनका एक किस्म का प्यार था कि इन्होंने ये काम करना है. हालांकि बहुत से लोगों की जाने चलेगी, ये इनका डिज़ायर था. डिज़ायर से मुराद ये कि आप कह सकते कि ये अमेरिकन गवर्नमेंट का एक किस्म का प्रोजेक्ट था जिन्होंने ये हर हाल में कंप्लीट करना था. सिम्बोलिज्म की बात करें तो ब्रुकलिन ब्रिज. द ब्रुकलिन ब्रिज इटसेल्फ इज़ अ सेंट्रल एंड पावरफुल सिंबल इन द पोएम. इट रिप्रेजेंट्स कनेक्टिविटी. ब्रिज किस चीज़ को ब्रुकलिन ब्रिज किस चीज़ को सिम्बलाइज़ कर रहा है? कनेक्टिविटी को, यूनिटी को और ट्रांसेंडेंस को. द ब्रिज सर्व्स एज अ फिजिकल एंड मेटाफोरिकल स्ट्रक्चर दैट स्पेन्स द गैप बिटवीन वर्ल्ड्स, ब्रिजिंग द डिवाइड बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट, ठीक है. आप पास्ट में ये बनाया गया तो प्रेजेंट को भी कनेक्ट कर रहा है, ठीक है. आप पास्ट में ये देखो जिसके सामने बनी है या जिसने देखा था, ठीक है, लेकिन आप अभी देख रहे हैं, तो पास्ट और प्रेजेंट दोनों को कनेक्ट कर रहा है, यानी फ्यूचर को भी कनेक्ट कर रहा है. कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस एंड इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्सपीरियंस. रिवर्स. पोएम में जो है रिवर वर्ड भी यूज़ हुआ है. तो रिवर किस चीज़ को सिम्बलाइज़ कर रहा है? द पोएम इनकॉर्पोरेट्स द इमेजरी ऑफ रिवर्स, पर्टिकुलरली द ईस्ट रिवर. तो ये उस साइड जो है कंस्ट्रक्ट किया गया है, ईस्ट रिवर के साइड. एंड द हडसन रिवर, 2 रिवर मेंशन है. Rivers symbolize the flow of water, the flow of time, the passage of time and the transformative power of movement. तो रिवर किस चीज़ को? रिवर भी टाइम की तरह, मतलब टाइम को सिम्बलाइज़ कर रहा है. जिस तरह दरिया का पानी बहता है इसी तरह टाइम भी गुजरता है, ठीक है. तो ये चीज़ें जो हैं इसको सिम्बलाइज़ कर रहा है. वेव्स. द इमेजरी ऑफ वेव्स इज़ रिकरेंट थ्रू आउट द पोएम, सिम्बलाइजिंग द वेस्टनेस एंड पावर ऑफ द ओशियन, ठीक है. ये जो वेव्स है ये किस चीज़ को सिम्बलाइज़ कर रहा है? ये पावर ऑफ द ओशियंस को एज वेल एज वेव ऑफ टाइम्स को.
यानी जो वक्त है वो गुज़रता है। मींस ये जो रिवर्स और वेव्स है ये दोनों एक दूसरे को इस तरह सिम्बलाइज करें कि जो वक्त है वो गुज़रता जाता है। वेव्स इवोक अ सेंस ऑफ मोशन। वेव्स में क्या होता है, एक मोशन होती है, चेंज होते हैं। जिस तरह वक्त है इंसान का चेंज होता है, इसी तरह जो वेव्स है वो भी चेंज होते रहते हैं और उसमें प्रोग्रेसमेंट भी आती है, इंसान की ज़िंदगी में भी प्रोग्रेसमेंट आती है। इसी तरह वेव्स जो होते हैं वो कभी बढ़ जाते हैं कभी कम होते हैं, तो ये किस्म की प्रोग्रेसमेंट होती है। फिर उसके बाद है शेडोज़ एंड नाइट। शेडो एंड द डार्कनेस ऑफ नाइट कैरी सिम्बॉलिक वेट इन द पोएम। दे रिप्रेजेंट द अननोन, द अनकॉन्शियस एंड द डेप्थ ऑफ द ह्यूमन साइकी। तो ये शेडो और नाइट भी इस चीज़ को सिम्बलाइज़ कर रहा है। दे सिम्बलाइज द हिडन एस्पेक्ट्स ऑफ आवर सेल्व्स एंड द मिस्ट्रीज दैट लाई बीनीथ द स्ट्रक्चर। Birds and flight. The poem frequently features bird imagery, particularly the seagull. seagull जो है ये वर्ड उधर यूज़ हुआ है। bird symbolize freedom, किस चीज़ को symbolize करता है? birds freedom को, transcendence को, and the desire to rise above early limitations. Myths and gods. Crane waves references to Greek mythology, biblical narratives. तो वेव्स ग्रीक मिथोलॉजी का भी इसमें यूज़ हुआ है, बिब्लिकल नैरेटिव्स का भी इसका यूज़ हुआ है, ठीक है। एंशिएंट गॉड्स थ्रू आउट द पोएम। दीज रिलेशंस कैरी सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस लिंकिंग द ह्यूमन एक्सपीरियंस ऑफ टाइमलेस, ठीक है, आर्च टाइप एंड यूनिवर्सल थीम्स। दे एम्फसाइज द कंटिन्यूटी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। तो ये ग्रीक मिथोलॉजी किस लिए हिस्ट्री को सिम्बलाइज़ कर रहा है, ठीक है। इसी तरह अर्बन लैंडस्केप, द बस्टलिंग अर्बन लैंग्वेज लैंडस्केप सर्व्स एज अ सिंबॉलिक बैकड्रॉप इन द पोएम। इट रिप्रेजेंट्स मॉडर्निटी। ये भी जो अर्बनाइजेशन है किस चीज़ को सिम्बलाइज़ कर रहा है? मॉडर्निटी को, इंडस्ट्रियलाइजेशन को और कम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ अर्बन लाइफ, ठीक है। द सिटी स्केप ऑफ सिम्बलाइजेज द डायनेमिज्म एंड कियोस ऑफ द ह्यूमन एक्सपीरियंस एज वेल एज द पोटेंशियल फॉर ग्रोथ एंड सेल्फ रियलाइजेशन। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी वीडियो की एंडिंग होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जो पहली वीडियो उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा, तभी आपको ये पोएम की पूरी समझ आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।